विकिपीडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। प्रश्नोत्तरी के आज के इस कालांश में हम सभी पाठ 18 के प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी आधुनिक भारत के जननायक, विधिवेत्ता, धार्मिक चिंतक और महान साहित्यकार थे। वे भारतीय संविधान में निर्माता के रूप में विख्यात हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। बाबा साहेब का निधन दिसंबर माह में सन 1956 में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, जिनसे उन्होंने प्रेरणा पाई। 3 व्यक्ति हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के सामंतवादी समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्रश्न अभ्यास के पहले हमने जो बाबा साहेब का परिचय पढ़ा है, लेखक का परिचय पढ़ा है। अब आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न बहुत ही पूछा जाता रहा है। सीबीएसई एग्जाम 2010, 11, 12, 16 लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो आशा है कि यह इस बार भी आने की संभावना है। पाठ के 7 का पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं। तो यहाँ तर्क देने हैं, उनके तर्क क्या हैं, तो तर्क के बारे में जानते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। पहला तर्क है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। इसी तरह से भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। इस तरह से हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो यह सीबीएसई बोर्ड के 2011 के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप बड़े अच्छे से तैयार करेंगे। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण बनती रही है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण मूल्य निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध भी देती है। उसे पेशे बदलने की अनुमति नहीं होती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहले इस प्रश्न का जो शेष भाग है उसको पढ़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को पेशा न बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भुखमरी व बेरोजगारी बढ़ती है, किंतु धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती।
धर्म की और जात प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है, पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है। इस तरह से आज यह स्थिति नहीं है। सरकारी कानून, समाज सुधार व शिक्षा के कारण जात प्रथा के बंधन कमजोर हुए हैं। पेशे संबंधी बंधन समाप्त प्रायः है। यदि व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे तो जाति बाधक नहीं है। अब वर्तमान समाज में कोई व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे, कोई भी पेशा करना चाहे, उसके पीछे जात कोई कारण नहीं बनती है, जात पीछे बंधन नहीं बनती है। अब वह स्वतंत्र है, समाज जागरूक है, इसलिए अब कोई बाधक नहीं है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के मत से दास्ता, एक दास्ता शब्द है, दास्ता की व्यापक परिभाषा बतानी है। यह प्रश्न बहुत ही आया है। यह परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में आप देखिए 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 15 नहीं 16 में, 17 में, एक वर्ष गैप हुआ है, 17 तक लगातार आया हुआ है। तो आशा करते हैं यह इस बार आ सकता है। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करेंगे ताकि परीक्षा में आए तो हम अच्छे से लिख सकें। लेखक के मत से दास्ता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। दास्ता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? इसके उत्तर में लिखेंगे, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए। वे शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमान व्यवहार को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर प्रदान करना चाहिए। समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध करवाने चाहिए। राजनीतिज्ञों को भी उसके सामने, सबके सामने समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार और स्वतंत्रता को सिद्धांत ही समता का प्रतिरूप है। सामाजिक उत्थान के लिए समता होना अनिवार्य है। सामाजिक उत्थान के लिए, समाज को उन्नतशील करने के लिए समता का होना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? हम लेखक की बात से सहमत हैं। उन्होंने भावनात्मक समत्व की भावनाएं दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब समान भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समाज में जात प्रथा का उन्मूलन समता का भाव होने से ही हो सकता है। मनुष्य की समानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। शहर में कॉन्वेंट स्कूल व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा में कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी ही जीतता है क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं मिली हैं। अतः जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिले तो उनका विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं।
इस तरह से छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से भ्रातृत्व को रखकर लेखक ने अपने आदर्श को समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृत्व शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे बताएं। इस तरह से इसके उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने अपने आदेश समाज में भ्रातृत्व के अंतर्गत स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। भ्रातृता से अभिप्राय भाईचारे की भावना अथवा विश्व बंधुत्व की भावना से है। जब यह भावना किसी व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष की है ही नहीं, तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। आखिर स्त्री के प्रति प्रेम भी तो बंधुत्व की भावना को ही प्रकट करता है। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यह शब्द पूर्णता का द्योतक है, न कि एकांगी का, अकेलेपन का। पाठ के आसपास पहला प्रश्न पढ़ेंगे। अंबेडकर ने जात प्रथा के भीतर पैसे के मामले में लचीलापन न होने की जो बात की है, उस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पर पुनर्विचार कीजिए। तो विद्यार्थी इस पुस्तक के इस पाठ को अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ेंगे और विचार करेंगे। इस तरह से दूसरा प्रश्न जो है, कार्यकुशलता पर जात प्रथा का प्रभाव विषय पर समूह में चर्चा कीजिए। चर्चा के दौरान उभरने वाले बिंदुओं को लिपिबद्ध कीजिए। तो इसको भी विद्यार्थी चर्चा करेंगे और स्वयं से इसको करेंगे, अपने शब्दों में इसको लिखेंगे। इस तरह से आज का कालांश यहीं समाप्त करते हैं। अगले कालांश में नए अध्याय के साथ पुनः मुलाकात होगी।